Good morning, everyone. Welcome to the lecture of irrigation. In the last few lectures, we have started a new chapter, storage works, and we have seen about the types of the dam. Also, we have seen about the site selection for the dam. और हम लोगों ने और भी देखा था कि स्ट्रक्चर फेलियर कैसे होता है. सो कॉजेज ऑफ द स्ट्रक्चर फेलियर ऑफ द अर्थन डैम 3 टाइप से होता है: हाइड्रोलिक फेलियर, सीपेज फेलियर और स्ट्रक्चर फेलियर्स. ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हाइड्रोलिक अर्थन डैम्स क्यों फेलियर्स होता है, वो हम लोग क्यों होता है, उसके कॉजेज़ क्या है, वो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था. कॉजेज़ थे इम्प्रॉपर डिज़ाइन, लेक ऑफ थ्रू इन्वेस्टिगेशंस, पुअर मेंटेनेंस. The various causes of failures can be grouped into 3 categories. हाइड्रोलिक फेलियर्स जो होता है वो 40% जितना होता है, सीपेज फेलियर्स जो होता है वो 30% जितना होता है, और स्ट्रक्चर फेलियर्स जो होता है वो भी 30% जितना होता है. सो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था. अब हम लोग देखेंगे डीपली कि ये हाइड्रोलिक फेलियर्स जो होते हैं वो उसके रीज़न्स क्या क्या होते हैं. ठीक है. सो हाइड्रोलिक फेलियर्स के रीज़न्स हैं. सबसे पहला है ओवरटॉपिंग. The second one is the erosion of a upstream slope by a waves. Third one is the erosion of a downstream slope by a wind and rain. Third है erosion of a downstream slope और उसके बाद है frost action, right? So ये reasons थे किसके failure of a हाइड्रोलिक फेलियर्स के. तो उसके अंदर हम लोग डीपली देखेंगे. सो सबसे पहला है ओवरटॉपिंग. सो ओवरटॉपिंग ऑफ द डैम ऑकर्स इफ डिज़ाइन लोड इज़ अंडर एस्टिमेटेड, राइट. जो हम लोगों ने डिज़ाइन लोड किया था उससे अगर ज़्यादा लोड आ जाता है, मतलब कि अंडर एस्टिमेटेड हो जाता है, तो ओवरटॉपिंग हो जाता है. सेकेंड है स्पिलवे कैपेसिटी इज़ नॉट एडिक्वेट, राइट. स्पिलवे की जो कैपेसिटी होती है वो अगर एडिक्वेट नहीं होती है तो ओवरटैपिंग हो जाता है. उसके बाद है स्पिलवे गेट्स आर नॉट प्रॉपरली ऑपरेटेड. जो स्पिलवे के गेट्स है वो हम लोगों ने अगर प्रॉपरली ऑपरेट नहीं किए हैं तो उसकी वजह से ओवरटॉपिंग हो जाता है और हाइड्रोलिक फेलियर हो जाता है. उसके बाद है फ्री बोर्ड इज़ नॉट सफिशिएंट. मतलब कि हम लोग ये जो फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, हम लोग कोई भी और डैम के डिज़ाइन करते हैं तो वाटर की हाइट से थोड़ी और ज़्यादा हाइट क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री बोर्ड. सो फ्री बोर्ड अगर हम लोगों ने सफिशिएंट नहीं प्रोवाइड किया है तो ओवरटॉपिंग हो जाता है. उसके बाद सेकंड है एरोजन ऑफ अपस्ट्रीम स्लोप बाय वेव्स. ठीक है. द वेव्स डेवलप्ड नियर द टॉप वाटर सरफेस ड्यू टू द विंड्स try to notch out the soil from the upstream phase and may even sometimes causes the slip of upstream slope. ठीक है. ये जो अपस्ट्रीम साइड का स्लोप होता है वो भी स्लिप हो जाता है. सो अपस्ट्रीम स्टोन पिचिंग और रिप्रेप शुड बी देयर टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ फेलियर्स. ठीक है. यहाँ पे हमें स्टोन का रिप्रेप करना पड़ेगा. ये वाले पोर्शन पे स्टोन्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ये अपस्ट्रीम साइड का स्लोप का फेलियर्स ना हो उसके लिए. ठीक है. सेकेंड रीज़न है एरोजन ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्लोप. डाउनस्ट्रीम साइड में स्लोप होता है, वहाँ पे एरोजन किसकी वजह से होता है? सो विंड एंड रेन की वजह से होता है कि यहाँ पे विंड और रेन आते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे एरोजन हो जाता है. सो इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर स्लोप प्रोटेक्शन द डाउनस्ट्रीम स्लोप ऑफ अर्थ डैम मे बी एरोडेड ड्यू टू अ रेन और अ हाई winds, right? The rainwater falling down the slope may result in a formation of gullies. यहाँ पे gullies create हो जाती है. ठीक है. So in a downstream slope thus damaging the dam which may generally lead to partial failures of the dam. In some cases it may causes a complete failure. So ये जो धीरे धीरे गली हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, पार्शियल फेलियर्स हो जाता है और कभी कभी तो पूरा डैम ही फेल हो जाता है. सो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय द प्रॉपर मेंटेनेंस एंड फिलिंग द कट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. यहाँ पे जो कट्स हो जाते हैं वो टाइम टू टाइम हमें फिलिंग करना पड़ेगा बाय ग्रीसिंग और डाउनस्ट्रीम स्लोप एंड बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर बम्स. यहाँ पे
प्रॉपर बम्प्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये एरोजन ना हो जाए, ठीक है। सो ये थी एरोजन ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्लोप बाय विंड एंड रेन की हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कि मेजर्स, रिमीडियल मेजर्स थे। अब हम लोग फोर्थ रीज़न देखेंगे, एरोजन ऑफ अ डाउनस्ट्रीम टो पोर्शन कौन सा होता है, ठीक है, ये नीचे वाला। सो टो एरोजन में अकर ड्यू टू 2 रीजन्स। यहाँ पे एरोजन होने के दो रीजन्स होते हैं। सबसे पहला है एरोजन ड्यू टू टेल वाटर, राइट, एंड सेकेंड रीज़न है एरोजन ड्यू टू क्रॉस करंट्स दैट मे कम फ्रॉम द स्पीलवे बकेट्स। सो यहाँ पे 2 टाइप के एरोजन हो सकते हैं। So the toe erosion can be avoided by the providing a downstream slope pitching, downstream side पे slope pitching और a रिप्रैप प्रोवाइड करना पड़ेगा अप टू अ हाइट जस्ट अबाउ द नॉर्मल टेल वाटर डेप्थ। जो नॉर्मल टेल वाटर डेप्थ होती है उससे थोड़ा ऊपर तक ये रिप्रैप प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। सो द साइड वॉल्स ऑफ द स्पीलवे मस्ट बी सफिशिएंट हाइट एंड लेंथ so as to prevent the possibility of the cross currents towards the earthen embankment dams, right। so ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉस्ट एक्शन, ये लास्ट था फ्रॉस्ट एक्शन। सो इफ़ द अर्थ डैम इज़ लोकेटेड एट द प्लेस वेयर टेम्परेचर फॉल्स बिलो, मतलब कि जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होता है एट फ्रीजिंग पॉइंट, बट राइट। सो फ्रॉस्ट में बी फॉर्म इन अ पोर्स और इन अ सॉइल इन अर्थन डैम्स, राइट, जहाँ पे भी क्रैक्स पड़ गई होती है या फिर ऐसा कुछ हो गया होता है जहाँ पे पानी भर जाता है, रेन वाटर, और जब ठंडी की सीज़न आती है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वहाँ वो पानी फ्रीज़ हो जाता है। सो व्हेन देयर इज़ अ हैविंग क्रैक्स में बी फॉर्म इन सॉइल, दिस में लीड टू डेंजरस सीपेज और अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर, राइट। उसके बाद सेकेंड है हमारा सीपेज फेलियर्स। तो सीपेज फेलियर्स क्यों होते हैं? तो सीपेज फेलियर्स के 3 रीज़न है। सबसे पहले है पाइपिंग थ्रू अ फाउंडेशन, सबसे पहला रीज़न है, ठीक है। सेकेंड है पाइपिंग थ्रू द डैम और थर्ड रीज़न है स्लगिंग ऑफ अ डाउनस्ट्रीम टो। सो सबसे पहला अगर हम लोग लेके पाइपिंग थ्रू अ फाउंडेशंस, ठीक है। सो ये फाउंडेशन के अंदर अगर पाइपिंग क्या होता है वो आपको पता ही होगा कि when highly permeable cavities or fissures or a strata of a coarse sand or gravels are present in the foundation of the dam, the water may start seeping at a huge rate of them and the concentrated flow at the high gradient may erode the soil. So बेसिकली ये जो सीपेज होता है, सो धीरे धीरे ये सीपेज बढ़ जाता है और उसकी वजह से पाइपिंग क्रिएट होता है, राइट। So this concert flow at a high gradient may erode the soil and this lead to increase the flow of water and soil, ultimately resulting in a rush of water and soil. So they create the hollows below the foundation and the dam may be sink into a hollow, so form causing failures, ठीक है। सो ऐसे ये आप देख रहे हो कि ये कैविटी जनरेट हो गई है फाउंडेशन के अंदर, बीम के अंदर, राइट। ये यहाँ पे जो मेन उसका जो होता है, जो स्ट्रक्चर का लोड कैरी करता है, वहाँ पे अगर ये पाइपिंग हो जाती है तो क्या हो जाता है, ये हमारा जो डैम होता है वो फेलियर हो जाता है। सो फर्स्ट सीपेज का फेलियर है पाइपिंग थ्रू द फाउंडेशन। सेकेंड है पाइपिंग थ्रू द डैम, ठीक है। सो पाइपिंग इज़ अ प्रोग्रेसिव बैकवर्ड द एरोजन विच मे कॉज थ्रू द अर्थ और द फाउंडेशन by a water seeping through the dam or in its foundation. So it begins at a point where a water seeping through the dam emerges to a downstream side. ये स्टार्ट ऊपर से होता है, ठीक है, डैम के अंदर से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो नीचे जाता है। सो पाइपिंग इन ए डैम में occur due to some reasons like फर्स्ट रीज़न होता है पुअर कंस्ट्रक्शन कंट्रोल, राइट। Dam is not properly compacted or a poor bend between successive layers of the embankments or between 2 layers of this dam. तो जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उस टाइम पे अगर कॉम्पैक्टिंग हम लोगों ने प्रॉपर नहीं किया होता है तो क्या हो जाता है कि जो अर्थ होती है उसके अंदर पोर्स रह जाते हैं और जो पोर्स रह जाते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सीपेज करना स्टार्ट करते हैं और उसकी वजह से ये पाइपिंग हो जाता है।
सेकेंड रीज़न है burrowing animals like crocodiles और muskrats may be dig holes in a dam, राइट। अगर ये जो rats और वो सब होते हैं वो अंदर अगर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अंदर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, अंदर 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 जाके पाइपिंग क्रिएट करते हैं। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ रूट्स और पॉकेट्स ऑफ द ग्रेवल इन अ बाउंडर्स इन अ डैम। हम लोग जो डैम्स के अंदर ये बाउंडर्स और ये प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर कोई भी ट्री के रूट्स रह गए होते हैं या कुछ रह गया होता है तो वो धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, और वो धीरे धीरे ग्रो होने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे क्रैक्स स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वो पाइपिंग क्रिएट करता है। और लास्ट है सॉल्युबल सॉल्ट्स। So if there are soluble salts in a soil, they get leaked out due to which hollows are created in the soil। मतलब soluble salts अगर आपके सॉइल के अंदर होते हैं तो उसकी वजह से ये पाइपिंग क्रिएट होता है। अब थर्ड रीज़न है स्लगिंग ऑफ अ डाउनस्ट्रीम स्लो, ठीक है। डाउनस्ट्रीम टो है उसका स्लगिंग हो जाता है। सो स्लगिंग इज़ अ प्रोसेस in which soil mass falls down after a saturation। It is a type of a local slope failure। The slugging of a downstream toe of a dam occurs under the reservoir full condition। ठीक है, जब भी रिजर्वायर फुल होगा तब ये स्लगिंग हो जाएगा। So the failure due to slugging starts when a downstream toe becomes saturated and eroded and producing a small slump or a miniature slide। The miniature slide leaves a relatively steep face which becomes saturated by a seepage from a reservoir and slump again, राइट। ये miniature slide जो बन जाती है उसकी वजह से ये slugging start होता है। So this process is continued till remaining portion of the dam is too thin to withstand the horizontal water pressure and leading to a sudden failure of the dam, राइट। लास्ट में उसका sudden failure हो जाता है। सो ये तीन फेलियर्स की बात हम लोगों ने की, वो कौन से थे, सीपेज फेलियर्स, ठीक है। सीपेज फेलियर में पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन होता है, पाइपिंग थ्रू डैम होता है और स्लगिंग ऑफ अ डाउनस्ट्रीम टो होता है। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर फेलियर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर फेलियर्स इन अ डैम आर जनरली shear failures leading to a sliding of the embankment or a foundations। So structure failures in dams are a following types। So सबसे पहला है upstream and downstream slope failure due to a construction pore pressures। Second है upstream slope failure due to sudden drawdown। Third है downstream slope failure due to steady seepage। उसके बाद है foundation slide due to a spontaneous liquefaction। उसके बाद है failure due to earthquake, failures by a spreading, slope protection failures, failures due to damage caused by a burrowing animals, and last है failure due to holes caused by a leaching of a water soluble salts, ठीक है। सो ये सारे हैं स्ट्रक्चर फेलियर्स, उसको एक एक हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहला है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्लोप फेलियर ड्यू टू अ कंस्ट्रक्शन पोर प्रेशर्स। सो व्हेन अर्थ डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ रिलेटिवली impervious soil, the drainage is extremely slow। So the pore water pressure develop during the immediately after a construction, especially if rate of the construction is relatively fast। The pore water pressure up to 100% of a vertical stress due to a weight of the soil at that point has been observed in the field। So the slope may fail during the construction, राइट। हम लोगों ने अगर फटाफट कंस्ट्रक्शन कर लिया है तो 100% जितना पोर वाटर प्रेशर लगता है वर्टिकल स्ट्रेस, उसकी वजह से वर्टिकल स्ट्रेस जनरेट होती है और वो स्ट्रेस को वो रिस्ट्रेन नहीं कर पाता है डैम, उसकी वजह से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सो द स्लोप में बी फेल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन इफ़ इट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर अ सच हाई पोर वाटर प्रेशर, राइट। सेकेंड रीज़न है अपस्ट्रीम स्लोप फेलियर ड्यू टू सडन ड्रॉ डाउन। सो द मोस्ट क्रिटिकल फॉर द अपस्ट्रीम स्लोप फेलियर अकर ड्यूरिंग अ सडन ड्रॉ डाउन कंडीशन, राइट। व्हेन रिजर्वायर इज सडनली एम्प्टी, सडनली वो खाली हो जाता है। द हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस और एक्टिंग अलोंग द अपस्ट्रीम स्लोप एट द टाइम ऑफ द फुल रिजर्वायर इज रिमूव्ड, राइट। जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जो होते हैं
फुल रिजर्वायर कंडीशन में अगर वो सडनली एम्प्टी हो जाते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं. सो ड्यूरिंग दिस कंडीशन द पोर वाटर प्रेशर इन द सॉइल इज़ नॉट फुल्ली डिसिपेटेड due to a low permeability of the slope, and consequently the shear strength of the soil is reduced, right? So shear strength of the soil reduce हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, जो स्लोप जो होता है उसका वो फेल हो जाता है. ये क्या है, इनिशियल रिजर्वायर लेवल होता है और ये रैपिडली लोअर लेवल. सो ये लेवल पे यहाँ पे जो फोर्सेस होते हैं वो सडनली अगर ये लो हो जाए, फोर्सेस कम हो जाए तो क्या हो जाता है, ये जो स्लोप होता है वो ऐसे फेल हो जाता है. आप ये फिगर में भी देख सकते हो, राइट. थर्ड रीज़न है डाउनस्ट्रीम स्लोप फेलियर ड्यू टू स्टेडी सीपेज. सो क्रिटिकल कंडीशन फ्रॉम द डाउनस्ट्रीम स्लोप अकर्स व्हेन अ रिजर्वायर इज अ फुल एंड अ percolation is at a maximum rate, right? The direction of the seepage force is tend to decrease stability. ये है इनिशियल रिजर्वायर लेवल और ये है रैपिडली रिजर्वायर लेवल. सो देर आर टू टाइप ऑफ डाउनस्ट्रीम स्लाइड्स. फर्स्ट है डीप स्लाइड और सेकंड है शैलो स्लाइड. सो द पोर वाटर प्रेशर एक्टिंग ऑन अ सॉइल बिलो द फेरेटिक लाइन कॉजेज अ रिडक्शन इन अ शीयर स्ट्रेंथ. अगर वो फेरेटिक लाइन के नीचे हो जाते हैं तो शीयर स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर फेलियर हो जाता है डाउनस्ट्रीम स्लोप साइड में. ठीक है. उसके बाद है फाउंडेशन स्लाइड ड्यू टू अ स्पॉन्टेजेनियस लिक्विफिकेशन. सो इफ द फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ अ फाइन सैंड सिल्ट इन अ लूज कंडीशन और लिक्विफिकेशन में अकर व्हेन द डैम इज सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन. So in a liquefaction, a large part of the weight of a overlaying soil mass is momentarily carried by the pore water pressure, and there is very little irregular shear strength, which depends upon the irregular pressure is reduced to almost zero. जो pressure होता है वो almost zero हो जाता है. So the soil flow like a liquid in a downward direction in the foundation. और उसकी वजह से क्या होता है, फ्लो स्लाइडर और लिक्विफिकेशन स्लाइडिंग हो जाती है और उसके वजह से फाउंडेशन स्लाइड हो जाता है. ठीक है. उसके बाद है फेलियर ड्यू टू अर्थक्वेक. सो मोस्ट ऑफ फेलियर्स ड्यू टू अर्थक्वेक हैव अकर्ड ओनली विद रिस्पेक्ट टू दोज डैम्स विच आर कंस्ट्रक्टेड बिफोर 1920. ठीक है. सो 1920 के पहले जो कंस्ट्रक्शंस होते थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर होता था अर्थक्वेक की वजह से विद द इंटीरियर डिज़ाइन डिटेल एंड कंस्ट्रक्शन मेथड. सम ऑफ द डैमेजेस विच मे बी कॉज टू अर्थन डैम्स ड्यू टू अर्थक्वेक आर लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स एट टॉप ऑफ द डैम. ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स हो जाती है टॉप ऑफ द डैम में. सेकेंड, लिक्विफिकेशन हो जाता है और लूज एंड सैचुरेटेड सॉइल मास इन अ लोअर पोर्शन ऑफ द डैम. थर्ड है सेटलमेंट ऑफ द क्रीस्ट ऑफ द डैम, थस रिड्यूसिंग अ फ्री बोर्ड एंड इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरटॉपिंग. ठीक है. उसके बाद फोर्थ है क्रैकिंग ऑफ अ सेंटर कोर वॉल लीडिंग टू अ लीकेज एंड पाइपिंग फेलियर. पाइपिंग फेलियर हो जाता है उसकी वजह से. और लास्ट है रॉक स्लाइड फ्रॉम अ साइड हिल इनटू अ रिजर्वायर. अगर आजू बाजू के जो हिल्स होते हैं अर्थक्वेक की वजह से वो टूट के आपके रिजर्वायर की साइड पे आ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, फेलियर हो जाता है. सो बेसिकली अर्थक्वेक मैक्सिमम फेलियर्स जो डैम के होते हैं वो अर्थक्वेक की वजह से हो जाते हैं. उसके बाद है फेलियर बाय स्प्रेडिंग. ठीक है. सो फेलियर्स बाय स्प्रेडिंग हैव बीन ऑब्जर्व ओनली इन अ कनेक्शन विद द फील्ड्स लोकेटेड above the stratified deposit that contain a layer of soft clays. आजू बाजू में जो clays होती है वो soft clays होती है. outstanding failure due to a spreading rate. ठीक है. सो उसके अंदर क्या होता है कि दो टाइप मतलब दो जगह पे ऐसा फेलियर हुआ है. सबसे पहला फेलियर हुआ था कैलिफोर्निया में 1928 में, फेलियर बाय स्प्रेडिंग इन अ अर्थन डैम. और सेकेंड हुआ था कैंसास में, मार्शल क्रीक डैम था उसका नाम. वो 1927 में हुआ था फेलियर बाय स्प्रेडिंग. उसके बाद है स्लोप प्रोटेक्शन फेलियर्स.
right? Slopes are generally protected by a riprap over the layer of a gravel or a filter blanket. So during a heavy storm, the waves on the surface of the reservoir beat rapidly against the slope just above the reservoir, and the wave energy is dissipated in a turbulent action on and within the rocks of a riprap layer, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये फेलियर्स हो जाता है. सो दिस वेव्स हैव टू इफ़ेक्ट्स, दो टाइप की इफ़ेक्ट हो जाती है. फर्स्ट इफ़ेक्ट क्या होती है, द वेव्स में पास थ्रू द वॉइड्स ऑफ द रिप्रैप एंड मे वॉश अवे द फिल्टर लेयर एंड एक्सपोजिंग द एम्बैंकमेंट टू अ वेव एक्शन, राइट. यहाँ पे पास होते हैं और जो अंदर के फिल्टर का लेयर जो होता है उसको वॉश कर देता है, और उसकी वजह से ये फेल हो जाता है. और सेकंड है, इफ़ एवरेज साइज ऑफ द रॉक कंप्रेसिंग अ रिप्रॉप इज़ नॉट हैवी, इट मे बी वॉश आउट द लेयर ऑफ द हाइड्रोलिक फोर्सेस जनरेटेड बाय द वेव्स. अगर ये जो रॉक्स हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं वो हैवी नहीं है तो वो भी उसके साथ वॉश आउट हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो हाइड्रोलिक फोर्सेस जनरेट होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, राइट. सो स्लॉप प्रोटेक्शन फेलियर्स में ये टू टाइप्स के कॉजेज़ हो सकते हैं. अब थर्ड है फेलियर्स ड्यू टू डैमेज कॉज बाय अ बरिंग एनिमल्स, राइट. सो बरिंग एनिमल्स लाइक अ muskrat's burrow in an embankment either to make homes or a dig passes from a pond to another. So if muskrats are involved, their holes may dangerously honeycombed a small earth dam. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये धीमे धीमे जाते हैं अंदर फाउंडेशन के अंदर, राइट. और sometimes squirrels are also dig the hole in embankment. Due to these holes, piping failures may be occur. सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये स्क्वायरल्स जो होती है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल्स रखती है, यहाँ पे उनके फूड मतलब ये फूड फाइंड करने के लिए अंदर जाती है, और उसकी वजह से फेलियर हो जाता है डैम. सो बरिंग एनिमल्स की वजह से डैम फेल हो जाता है. और लास्ट है फेलियर ड्यू टू होल्स कोज्ड बाय अ लीचिंग ऑफ अ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स. सो आगे हम लोगों ने जैसे देखा कि लीचिंग ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक अ जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, ये सारे अगर एम्बैंकमेंट के अंदर होते हैं या फिर फाउंडेशन सॉइल्स में होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कैविटीज़ जनरेट हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव सेटलमेंट्स हो जाता है डैम के अंदर. सो these salts may get deposited in a tow filter and may chock. टो फिल्टर के अंदर भी अगर वो चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्लॉगिंग हो जाता है, और उसकी वजह से ड्रेनेज प्रॉब्लम होने लगता है. और अगर डैम के अंदर अर्थन डैम के अंदर ड्रेनेज प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से भी उसका फाउंडेशन जो है वो सेटल डाउन होने लगता है और हमारा डैम फेलियर हो सकता है. सो आज हम लोगों ने 3 टाइप के फेलियर्स देख लिए. एक तो हाइड्रोलिक फेलियर देख लिया. सबसे पहले हाइड्रोलिक फेलियर 3 अलग अलग टाइप से होता है. ओवरटॉपिंग की वजह से होता है, एरोजन ऑफ अपस्ट्रीम स्लोप बाय वेव्स की वजह से होता है, और एरोजन ऑफ डाउनस्ट्रीम स्लोप बाय अ विंड एंड रेन की वजह से होता है. डाउनस्ट्रीम स्लोप टो में भी एरोजन होता है और फ्रॉस्ट एक्शन हो जाती है. सो वो सारे थे हाइड्रोलिक फेलियर्स. उसके बाद थे सीपेज फेलियर्स. तो सीपेज फेलियर्स 3 टाइप के होते हैं, पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन, पाइपिंग थ्रू डैम और स्लगिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम टो, ठीक है. और उसके बाद हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर फेलियर्स. तो स्ट्रक्चर फेलियर्स टोटल 9 अलग अलग टाइप से होते हैं. फर्स्ट था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्लोप फेलियर हो जाता है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन इन पोर प्रेशर्स. अपस्ट्रीम स्लोप फेलियर हो जाता है ड्यू टू सडन ड्रॉ डाउन. डाउनस्ट्रीम स्लोप फेलियर हो जाता है स्टेडी सीपेज की वजह से. फाउंडेशन स्लाइड हो जाती है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस लिक्विफिकेशन की वजह से. फेलियर बाय स्प्रेडिंग भी हो सकता है, फेलियर बाय अर्थक्वेक हो सकता है. स्लोप प्रोटेक्शन फेलियर्स हो जाते हैं. फेलियर ड्यू टू डैमेज कॉज्ड बाय अ बरिंग एनिमल्स होते हैं. और लास्ट फेलियर है ड्यू टू अ होल्स कॉज्ड बाय अ लीचिंग ऑफ अ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स. सो ये जो सारे फेलियर्स होते हैं उसके रीमीडियल मेजर्स भी होते हैं कि हम लोग उसको कैसे सेफ़ बना सकते हैं. मतलब कि हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं वो
डिज़ाइन हम लोग सेव कैसे कर सके, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो मुझे गूगल मीटिंग पे बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।